सॉरी बेटा, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं माइक ऑन करना ही भूल गई। लता, दीपांशी, प्रियंका, ज्योति, गोविंद, दीपक, शिवम, सुखविंदर, काजल, फ्यूचर, मनीष, दिव्या, सोनू, स्वाति, नेहा, मनीष, मोनू, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सभी को भी, आपके परिवार में जितने सभी लोग हैं उन सभी लोगों को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और आप जानते हैं आज मुझे पढ़ाना है आर्टिकल 18, ठीक है। आज मुझे पढ़ाना है बेटा जी आर्टिकल 18, जिसमें हम आर्टिकल 18 में देखेंगे कि भाई क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, आर्टिकल 18 क्या है, ये सब प्यारे बच्चे हम आज की क्लास में जानेंगे, ठीक है। ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे, तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि आर्टिकल 18 में क्या है, तो आपको मैं बता देना चाहूँगी कि आर्टिकल 18 का 1 जो है, सबसे पहले 18 में क्या है मैम, 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों के अंत की बात की गई है। और जो उपाधियों का अंत है प्यारे बच्चे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मैम यहाँ पर उपाधियाँ क्या होती हैं, टाइटल्स क्या होते हैं, आप ये हमें बताइए। ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, उपाधियों का अंत, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपाधियाँ क्या होती हैं, टाइटल्स क्या होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है लॉर्ड, ठीक है, सरदार, ठीक है, उसके बाद में आपका राजा, आपका महात्मा। तो ये सब क्या है बेटा जी, ये सब टाइटल्स हुआ करते थे, ये सब उपाधियां थी। तो यहाँ पे क्या कह दिया गया, जब संविधान बना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि भाई किसी के भी नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगेगा। तो सबने कहा कि भाई क्यों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका कहना था कि भाई हमारा जो संविधान है वो इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, ठीक है। हमारा संविधान किसकी बात करता है, समानता की बात करता है। और ये जो टाइटल्स होते हैं, ये टाइटल्स क्या करते हैं कि जिन लोगों के नाम के आगे ये लगते हैं उनको ये बाकी लोगों से स्पेशल बनाते हैं, खास बनाते हैं। लेकिन हमारा संविधान क्या कह रहा है, समानता लेकर आओ। तो हमें सभी लोगों के बीच में समानता रखनी है, ठीक है। और 18 के 1 में इसी चीज को कहा गया है कि 18 के 1 के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मैम इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। तो बेटा जी इसका मतलब है कि देखो, मैं आपको लिखकर इसको समझाती हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 18 में कहा गया है सिंपल भाषा में कि आपको क्या करना है। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि मैम उपाधियों का अंत करना है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मैम इसमें करना है। और ये जो उपाधियां होती हैं मैम, तो इनके बारे में कहा गया है कि जैसे लॉर्ड हो गया, जैसे सरदार हो गया, जैसे राजा हो गया, जैसे महात्मा हो गया, तो ये सब मैम टाइटल्स हैं और इनको ही ख़त्म करने की बात की गई है। और इसके कुछ अपवाद भी हैं बेटा, इस आर्टिकल के एक्सेप्शन भी हैं। इस आर्टिकल का एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, तो कहा गया है कि भाई अपवाद है यहाँ पर विद्या और सेना। क्या है अपवाद, विद्या है प्यारे बच्चे और सेना। यानी कि मैम हम कह सकते हैं एकेडमिक एंड मिलिट्री। क्या क्या है बेटा जी, एकेडमिक एंड मिलिट्री हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इसके एक्सेप्शन हैं, ये इसके अपवाद हैं। क्यों है इसके अपवाद, क्योंकि देखो अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपके नाम के आगे क्या लगेगा, डॉक्टर लगेगा। अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो आपके नाम के आगे क्या लगेगा, डॉक्टर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये आपने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। ऐसे ही आपका मिलिट्री, सेना में जो होता है, जैसे कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ठीक है, तो इनको आप क्या कहेंगे, नाम थोड़ी लेंगे, उनके पद से आप उनको बुलाएंगे। तो ये यहाँ पर इन दोनों में छूट होती है। फिर एक यहाँ पे बच्चा पूछता है कि मैम ये बताओ कि जो अवार्ड्स होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, ठीक है, ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैम भारत रत्न होता है, एग्जाम्पल मैम पद्मश्री होता है, ठीक है, पद्मश्री होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसके अलावा पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं। तो क्या ये उपाधियां हैं, क्या हम अवार्ड्स को उपाधियां कह सकते हैं,
क्या ये टाइटल्स हैं? जी नहीं। आपके कोर्ट ने कहा कि उपाधियां जो होती हैं, ठीक है, ये उपाधियां जो हैं ये अवार्ड्स नहीं हैं। अवार्ड्स को आप उपाधियों की कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते। अवार्ड्स जो हैं वो कब दिए जाते हैं? तो अवार्ड्स किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए क्या दिए जाते हैं? आप कहोगे प्रोत्साहित का मतलब होता है मोटिवेट करने के लिए। किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए क्या दिया जाता है बेटा जी? अवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड बेटा जी कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि अवार्ड कभी भी टाइटल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। पुरस्कार कभी भी उपाधियों के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। एक्सेट्रा लिख लेना। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं, कहीं आप सोचो यही अवार्ड होते हैं बस, इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं। तो ये इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ये भी बोल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि ये अवार्ड्स हैं, तो ध्यान रखिएगा पुरस्कार का प्रयोग भी नाम के आगे या पीछे नहीं होगा। का प्रयोग भी नाम के आगे या पीछे नहीं होगा। आगे या पीछे नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते मान लो कि मोहन को मिल गया पद्मश्री तो मोहन कहने लगे मैं मोहन पद्मश्री हूं। ऐसा नहीं करोगे आप, क्योंकि ये केवल किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। आर्टिकल 18 क्या है? कहने का मतलब है कि जैसे पहले कुछ लोगों को टाइटल्स दिए जाते थे, अब नहीं दिए जाने चाहिए, ठीक है। अगर आपको यहां पे बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो फटाफट, ठीक है, जल्दी से एक बार फटाफट कर दो। फिर उसके बाद में आते हैं हम आर्टिकल 19 पे। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में बेटा जी यहां पे दी हुई हैं आपको फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 में दिया गया है आपको स्वतंत्रता, है ना। अब ये जो स्वतंत्रता दी गई है, तो इन स्वतंत्रताओं के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई स्वतंत्रता जो दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई हैं? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम कितनी है आपके संविधान में। तो मैंने बताया था कि फ्रीडम्स जो है बेटा जी वो 6 हैं, लेकिन लिबर्टी कितनी है? लिबर्टी 5 हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, मैं इसको लिखकर बता देती हूं आपको, क्योंकि फिर से आपका वही आता है कि लिखकर बताओ, तो मैं एक बार में लिखकर ही चीजों को बता देती हूं। आर्टिकल 19 इसमें कहा गया है कि भैया क्या दी गई है? स्वतंत्रता है मैम, इतना याद रखो। इसमें क्या दी गई है? फ्रीडम। और ये जो फ्रीडम है, ये जो स्वतंत्रताएं हैं, ये कितने प्रकार की हैं? तो मैम ये 6 प्रकार की हैं इन प्रेजेंट। वर्तमान में ये कितनी है मैम? 6 हैं। लेकिन ये मूल संविधान में कितनी थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? अगर ये पूछा जाए तो बेटा जी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 7 थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी बेटा जी? आप कहोगे मैम 7 थी। कितनी थी बेटा जी? 7। तो अब आपके पास कौन कौन सी रह गई हैं? तो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। देखो आर्टिकल 19 का जो आपका 1 है, इसके 1 का ए, इसमें क्या दिया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या लिख सकते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब बेटा जी ध्यान से सुनो, आपको कह रहा है आर्टिकल 19 कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आपके बोलने से देश की संप्रभुता खराब होती है, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचता है, आपके बोलने से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आपके बोलने से देश में माहौल खराब होता है, तो आपको बोलने से रोका जा सकता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि घर में आप कोई बात बोलते हैं तो आपके पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि भाई चुप हो जाओ, थोड़ा कम बोलो। आप कहते हो नहीं मैं तो ज़्यादा बोलूँगा, या कहते हैं ज़्यादा बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी, मैं तो चुप नहीं होंगी, या मैं तो चुप नहीं होऊंगा। तो फिर तुम्हारी क्या होती है? फिर तुम्हारी कुटाई। और कुटाई इतने शानदार तरीके से होती है कि ये और तुम और मैं दोनों ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है,
ठीक है, हुआ था, अब तो नहीं होता है, अब तो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपका देश है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज की स्वतंत्रता दी जाए, चाहे बोलने की, चाहे घूमने की, चाहे किसी भी चीज की। लेकिन प्यारे बच्चे, उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको लिमिटेशन भी हैं, आप पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि भाई आपके बोलने से देश की अखंडता, संप्रभुता यानी कि इंटीग्रिटी, ठीक है, सोवरेनिटी, और हम कह सकते हैं आपका जो है सांप्रदायिक दंगे, इस तरह का माहौल अगर बनता है तो आपको बोलने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपका पहला यहां पर आर्टिकल 19 का हम कह सकते हैं कि मैम फिर आपका 19 के 1 का बी में क्या है, तो इसमें कहा गया है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखो ये आपका दूसरा वाला आपका फ्रीडम है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पीसफुल एंड अनआर्म्ड असेंबली। मतलब आपको क्या करना है, आपको भाई ये कहा गया है सीधा सीधा कि आप यहाँ पे सम्मेलन कर सकते हो, आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कि आप जो है हथियार लेके बैठ गए, बंदूक लेके बैठ गए, चाकू लेके बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हो। मतलब आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं सरकार के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ किसी चीज से नाराज होते हैं, जैसे आपने देखा अभी किसान आंदोलन हुआ था, या इससे पहले भी आपने चीजें बहुत सारी देखी थी, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके सम्मेलन होते हैं या फिर जो भी आप प्रोटेस्ट करते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, उनमें किसी भी तरीके का जो है एग्रेशन नहीं होना चाहिए, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए 19 के 1 का सी क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपको संघ, आपको संगठन, ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। और एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिकल 19 के 1 के बी में ही सहकारी समिति भी आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसी में आती हैं कि आप ये कोई भी संघ बना सकते हो। संघ जैसे यूनियन, एग्जाम्पल मजदूर संघ, लेबर यूनियन, मजदूर संघ। संगठन का एग्जाम्पल, संगठन का एग्जाम्पल जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आप इस तरीके का कोई भी संघ या संगठन बना सकते हो बेटा, कोई भी संघ या संगठन बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि आप यहाँ पे अगर कोई भी संघ या संगठन बनाते हो तो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो आपका गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप बोलने लग जाओ कि मैं आतंकवादी संगठन बनाएंगे हम लोग, तो वो बनाने की परमिशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो इलीगल होगा, वो अवैधानिक होगा, वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और कोई भी ऐसी संस्था जो मान लीजिए कि गलत तरीके से यहाँ पर काम करती है, देश के लोगों के जो है देश के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाती है, तो उस संस्था को बंद भी किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि आपके देश में आपको हर चीज की फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम के साथ प्रतिबंध भी हैं, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, आर्टिकल 19 के 1 के सी में। कामिनी कह रही है एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था, बिल्कुल कामिनी, एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था और वहां पे टीचर्स के साथ बहुत मिसबिहेव किया गया था। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं क्योंकि उसमें हमारे संस्थान के भी कई सारे टीचर्स थे। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में और प्यारे बच्चे किताबों में बहुत डिफरेंस होता है। आप जो किताबों में पढ़ेंगे वो सब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिखेगा। प्रैक्टिकल लाइफ एकदम अलग होती है, किताबी भाषा एकदम अलग होती है। आप किताबों के आधार पर लड़ सकते हो, कब लड़ सकते हो, जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान होता है। उन टीचर्स को भी ज्ञान था, उन टीचर्स को यह पता था कि 19 के 1 का भी उनको ये अधिकार देता है कि वो अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या किया गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया।
तभी तो कह रहे हैं कि हमारी देश में जो गणतंत्र है या फिर जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। लोकतंत्र कहेंगे, गणतंत्र तो नहीं कहेंगे, लोकतंत्र वो खतरे में है। क्यों है खतरे में? क्योंकि हम अपनी बातों को यहाँ आजादी से नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर आगे क्या कहा गया है। आर्टिकल 19 के 1 का डी, ठीक है, 19 के 1 के डी में क्या है? तो इसमें कहा गया है कि भैया आपको यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको यहाँ पे क्या करने की स्वतंत्रता है? भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता यानी राइट टू मूव। क्या कह सकते हो आप? राइट टू मूव, कि आप कहीं पर भी देश के किसी भी भाग में घूम फिर सकते हो। लेकिन आपके देश में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर सरकार ने लिखा हुआ है कि यहां पर प्रतिषेध, मतलब यहां जाना मना है, यानी प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं वो, है ना, उसमें साफ लिखा होता है कि यहां जाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि या तो वहां पे ट्राइब्स रहते हैं, मतलब जनजातियां, और जनजातियों और आपके जो आपके कल्चर होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वहां पर आपको जाने से इसलिए रोका जाता है कि जनजातियां नहीं चाहती कि आप उनके कल्चर में इंटरफेरेंस करें, कोई भी दखल अंदाजी करें। ठीक है, उसके अलावा आपके कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे बॉर्डर लाइंस होते हैं, वहां पर जाना आपको मना होता है क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज का खतरा होता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो आप अपने देश के अंदर किसी भी भाग में जाकर घूम फिर सकते हैं, लेकिन उन एरियाज को छोड़कर जहां पर जाना मना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो, एक बच्ची कह रही है, बहुत अच्छा सा मैसेज है उनका, लेकिन उनके लिए मैं ये बात बता देना चाहूँगी और मेरा बड़ा मन करता है कभी कभी कि मैं आप लोगों से बहुत बात करूँ। कह रही हैं कि आज आपको अपने घर में लड़ी नहीं लगानी है, आपको अपने घर में सफाई नहीं करनी है, आज दिवाली है। सब करना है बेटा, लेकिन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी आप हैं, है ना। हमारे लिए होली दिवाली उसी दिन होती है जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, वो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जब हम आपसे मिलते हैं सम्मान समारोह में और आपके चेहरे की वो खुशी देखते हैं सिलेक्शन वाली। तो अब की बार दिवाली सिलेक्शन वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट दिवाली तक आपके जो सपने हैं वो पूरे होने चाहिए, और जिस दिन वो हो जाएगा उसी दिन दिवाली मन जाएगी, उसी दिन दिवाली, उसी दिन होली। तो यही अंकित सर का भी कहना होता है और यही हम भी उनसे सीखते हैं कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी आपके लिए है। ठीक है, तो इसीलिए हम बस ये चाहते हैं कि आप सम्मान समारोह में आएं और उसी दिन होली और दिवाली सब एक साथ मनाएं, क्योंकि बेटा जब जेब खाली होती है ना तो त्योहार भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, जब हम अंदर से खुश नहीं होते ना तो त्योहार भी अच्छे नहीं लगते। त्योहार भी तभी अच्छे लगते हैं जब हम किसी काबिल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पता है किससे सीखा है मैंने? ये सीखा है अंकित सर से, क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली है, लेकिन इससे भी अच्छी दिवाली होगी जब आपका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा और आप अपने घर में दिवाली सिलेक्शन के साथ मनाएंगे। आपको ये बात याद आएगी उस दिन। चलो अब आगे आ जाओ। तो भ्रमण की स्वतंत्रता, मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर आप किसी भी जगह पर घूम सकते हैं, लेकिन उस जगह को छोड़कर जहां पर प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं, जहां पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आपको जाने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 के 1 का ई आ जाता है। इसमें कहा गया है कि भैया निवास की स्वतंत्रता, यानी राइट टू रेजिडेंस आपको दिया गया है। निवास की स्वतंत्रता, राइट टू रेजिडेंस मतलब आप जाकर भारत क्षेत्र के अंदर किसी भी जगह पर जाकर निवास कर सकते हैं। फिर से वही सेम रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ऐसी जगहों को छोड़कर जहां पर आपको जाने के लिए मना किया जाएगा, वहां पर आप नहीं रह सकते। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूपी के होते हैं, बिहार में रहते हैं, बहुत सारे लोग बिहार के हैं, यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में रहते हैं। तो ये क्या है कि आप देश के अंदर कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, लेकिन सेम वही कंडीशंस हैं, आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आई? तो राइट टू रेजिडेंस, राइट टू राइट टू मूव, राइट टू रेजिडेंस, ये दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और ये केवल भारत के अंदर है। कहीं ये मत सोचने लगना कि हम दुनिया में जाकर कहीं भी रह सकते हैं, नहीं, मैं भारत की बात कर रही हूँ।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल 19 के 1 का एफ, और इसमें क्या था बेटा जी, मैंने आपको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें पहले हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार भी आपकी एक स्वतंत्रता थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपके आर्टिकल 19 के 1 के एफ से और आर्टिकल 31 से, इन दोनों से क्या कर दिया गया था, इन दोनों से इसको रिमूव किया गया, इसको हटाया। तो मूल संविधान में जो आपकी 7 स्वतंत्रताएं थी, उसमें से इसको हटा दिया, तो कितनी बचेंगी, 6। और किस संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978। फिर आपका आता है बेटा जी आर्टिकल 19 के 1 का जी, और इसमें पता है क्या दिया गया है, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, कि भाई आपको जो भी बिजनेस करना पसंद हो, आपको जो भी काम करना पसंद हो, आप कर सकते हो, आपको फ्रीडम है। लेकिन किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्यारे बच्चे, लेकिन किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास में एक, यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर की आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज तो मेरा डॉक्टर बनने का मन है, एक दुकान खोली, उसमें जो है टैबलेट रख ली, और फिर डॉक्टर, अब अगला व्यक्ति तो जानता नहीं है कि आप नकली डॉक्टर हो कि असली, वो आपके पास आ गया, पता चल रहा है बेचारा ऊपर चला गया आपकी वजह से, क्योंकि आपने तो कभी पढ़ाई की नहीं, आपने कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं देनी आपको पता ही नहीं है ना, और उस बेचारे को आपने ऊपर पहुंचा दिया, उस बेचारे का जो है राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा, अब आप कहने लगोगे मैं हरिद्वार में जाकर हर की पौड़ी पे मीट की शॉप लगाऊंगा क्योंकि मुझे अधिकार है, मैं कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकता हूं। तो नहीं लगा सकते, लोग तुम्हें कूट देंगे पकड़ के। तुम कहो कि मैं रोड पे जो है ठेला लगाऊंगा, बीच रोड में, आप नहीं कर सकते ऐसा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कर सकते आप, आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का वायलेशन नहीं करोगे। ठीक है, चमन बेटा सही आप बता दो, मैंने तो चलो गलत पढ़ाया है, सही तो आप, तो फिर आप तो बता दो, सही आपको बताना चाहिए ना, फिर आप चुप क्यों बैठे हो। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, है ना, इस आर्टिकल से आपके एसएससी एग्जाम में कुछ जो है डीप क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे इसमें क्या क्या आता है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आती है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब प्रेस आपके घर में प्रेस करने वाली प्रेस नहीं बेटा जी, जो मीडिया है, ठीक है, जो मीडिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी में आता है आपका। ठीक है, यानी आपकी मीडिया को जो स्वतंत्रता दी गई है वो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या आता है, मैम हमें एक अधिकार मिला हुआ है जिसे आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल के अंदर रखा है, सूचना का अधिकार। ये भी इसी का एग्जाम्पल है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार भी इसी में आता है। एक होता है कि मैम हमारा बोलने का मन नहीं है, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार इसी में आता है, राइट टू कीप साइलेंट, राइट टू कीप साइलेंट, कि मैम हमारा ये अधिकार होता है चुप रहना, और हम चुप रहना चाहते हैं। तो के किस में आता है बेटा जी, इसमें आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी में आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप अपनी छत पर झंडा फहराते हो, तो छत पर झंडा फहराने का अधिकार, छत पर झंडा फहराने का अधिकार, छत पर झंडा फहराने का अधिकार, राइट टू फ्लाई फ्लैग ऑन टेरेस,
ऑन टेरिस। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे आप कहते हो कि मैम जैसे फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट आता है, मैगी का एडवर्टाइजमेंट आता है, तो आप कहेंगे कि मैम जैसे क्या कहते हैं, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, राइट टू कॉमर्शियल स्पीच, राइट टू कॉमर्शियल स्पीच, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता। राइट टू कॉमर्शियल स्पीच मतलब जैसे आपके एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो ये सब किस में आता है? इसी में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चमन कह रहे हैं इसमें चुप रहने का अधिकार नहीं होता, होता है। चमन ध्यान से पढ़िए, जाकर डिटेल में पढ़िए बेटा, है ना, डिटेल में पढ़िए, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूं आपको। ठीक है चमन जी, आपकी सुन ली है मैंने। आपने बोला है कि इसमें बोलने का अधिकार है, चुप रहने का नहीं है, है इसमें चुप रहने का। लेकिन चुप रहने के अधिकार को वहां पर मजबूर किया जा सकता है। भाई आप, अब आप हो, आप किसी केस में एविडेंस हो, अब आप कोर्ट में जाके चुप खड़े हो कि मुझे चुप रहने का अधिकार है, जी नहीं, आपको बोलना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो बेटा एक बार आप खुद से पढ़ लिया करो। अच्छा, गलत से मुझे याद आया, एक बच्चे ने कमेंट किया है, और उसने कल भी कमेंट किया था, परसों भी कमेंट किया था, और मैंने उसको रिप्लाई भी किया था, और हो सकता है वो बच्चा क्लास में भी हो। उसने बोला है कि केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए गए हैं। बेटा जी, केंद्र राज्य संबंध में कई तरह के केंद्र और राज्य संबंध होते हैं, जिसमें से केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधों की बात की गई है ऑस्ट्रेलिया में, वो कही गई है कि भैया शक्तियों का जो विभाजन उन दोनों के बीच में होता है। प्लीज आप इसको डिटेल में पढ़ें पहले चीजों को, और उसके बाद कमेंट करें। केंद्र राज्य संबंध एक तरीके के नहीं होते हैं, कई तरीके के होते हैं, और वो बेटा जी गलत नहीं है, वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा जी आगे चलते हैं, और आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। ये मैं केवल आपको समझाऊंगी, है ना, इसमें समझने वाली चीज है, बहुत अच्छे से सुनना। आर्टिकल 20 एग्जैक्टली क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन, यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें कहा गया है? आर्टिकल 20 में। मतलब जब कोई व्यक्ति जेल में होता है, तो जेल के अंदर उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, जेल के अंदर उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 20 में है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। पीयूष यादव, मैम जी पूर्ण स्वराज की मांग अजीत सर ने हसरत मोहानी जी को लिखवाए 1921 में। जी बिल्कुल ठीक लिखवाया है। अब आप कहोगे कि आपने तो 1929 लिखवाया है। बेटा आप टीचर को गलत और सही क्यों देखते हो? आप ये क्यों नहीं देखते कि उसमें लाइन क्या लिखी है? मैंने आपको लिखवाया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी, और अजीत सर ने जो लिखवाया है वो ये लिखवाया है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस से पहले 1921 में हसरत मोहानी साहब ने की थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया आपकी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी, तो क्या 1921 आंसर लगा दोगे? नहीं, तब आप 1929 आंसर लगाओगे, लाहौर अधिवेशन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो 1921 में हसरत मोहानी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की थी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जैसे क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं तो पहले या तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, और उसके बाद आप टीचर को कहो। ना तो अजीत सर आपको गलत बता रहे हैं, ना मैं आपको गलत बता रही हूं। जो केंद्र राज्य संबंध है, आप आज जाकर सर्च करना कि ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, आपको खुद पूरा दे देगा वो कि क्या क्या लिया गया है, और आपको वही समझ आ जाएगा कि मैंने आपको यहां पे
आपको यहां पे सही बताया है, गलत बताया है? ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होते हैं, आप जितना क्लास में यहां पर करते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप में भी तो कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, गोविंद कुमार जी, ये हिस्ट्री में बनता है क्वेश्चन। पॉलिटी पढ़ा रही हूं मैं आपको, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूं। हिस्ट्री में मैंने लिखवाया, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो वहां मैंने लिखवाया है कि 1921 में हसरत मोहानी जी ने डिमांड की थी। ठीक है, मोहित कह रहे हैं दो दो टीचर से पढ़वाते क्यों हो, कंफ्यूजन तो होगी। बेटा जी ऐसा ही होता है, इसलिए कराया जाता है कि बच्चे जो हैं अगर एक टीचर की बात नहीं समझ पाए तो वो दूसरे टीचर की बात समझ लें। अगर आपने किसी एक टीचर से पढ़ रखा है तो फिर आप दूसरे टीचर से मत पढ़ो, क्योंकि उसने आपको बेस्ट पढ़ाया है। आगे आइए, यहां पर 20 में क्या दिया गया है कि जो आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन, मतलब जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर होता है तो उसमें उसके क्या अधिकार होते हैं। तो प्यारे बच्चे आप ध्यान रखेंगे, इसमें पहला लिखा हुआ है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, और ये आर्टिकल 20 के 1 में है। मैम इसका क्या मतलब होता है? बड़ा टफ लैंग्वेज है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें सीधी सी बात की गई है कि मान लो एक व्यक्ति है यहां पर मोहन, और मोहन ने मैम अपराध किया है, और मोहन ने जो अपराध किया था वो किया था 2020 में, और इस अपराध की 2020 में जो सजा थी ना मैम, वो केवल थी 5 वर्ष। कितनी थी? 5 वर्ष। लेकिन मोहन का जो केस चल रहा है, इस केस का जजमेंट आया है, ध्यान से सुनो, इस केस का जजमेंट आता है मैम 2025 में। तो जब जजमेंट आ रहा है 2025 में, तो 2025 में जो इसने अपराध किया था उसकी सजा हो चुकी है 7 वर्ष। तो ये वाला जो आपका आर्टिकल है कह रहा है कि मोहन को जो सजा दी जाएगी वो 7 साल की नहीं, मोहन को सजा दी जाएगी 5 साल की। कितने साल की? 5 साल की, क्योंकि उसने जब क्राइम किया था तो उस समय इस अपराध की सजा कितनी थी? 5 वर्ष थी। जजमेंट आप देर में दे रहे हो, ये मोहन की गलती नहीं है। आप जब जजमेंट दे रहे हो, चाहे उसकी सजा 7 साल हो 10 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जिस समय अपराध किया, अपराध के समय उस अपराध की क्या सजा थी, उसके हिसाब से ही जजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं कर दूं कि जब इसने अपराध किया, इसने अपराध किया था 2020 में, तो उस समय पर जो सजा थी वो कितनी थी? तो उस समय 7 वर्ष थी। और अब आपका जो जजमेंट आया, यानी जो निर्णय आया कोर्ट का इसको लेकर, वो आया 2025 में, और इस समय पर जो सजा हो गई वो घटकर कितनी हो गई? 5 वर्ष हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? इस कंडीशन में क्या होगा? तो आप कहोगे कि मैम इस कंडीशन में 5 वर्ष होगा। क्यों मैम? अभी तो आपने कहा कि जिस समय अपराध करेगा उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। क्योंकि बेटा जी आपका संविधान कहता है, क्योंकि आपका देश का संविधान ये कहता है कि कम से कम, संविधान नहीं, कानून, आपके देश का कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम सजा दी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कम से कम सजा दी जानी चाहिए। अगर सजा बढ़ती है तो कम दी जाएगी, और अगर सजा जो है पहले कम थी और बाद में बढ़ गई है तो आपकी उसमें भी कम ही दी जाएगी। यानी दोनों केसेस में कम से कम सजा, यह है इसका मतलब। बात समझ में आ गई? दोनों तरीके से मैंने तुम्हें इसलिए समझा दिया। यहां पर आगे देखिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल दोहरे दंड से संरक्षण, आर्टिकल 20 का 2। ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, मतलब अगर मोहन ने अपराध किया, मान लो मोहन ने अपराध किया है और इसने अपराध की थी चोरी, है ना, इसने चोरी की थी। अब आपने इसको क्या दे दिया? मोहन को एक बार सजा हो गई, एक बार सजा हो चुकी है क्योंकि इसने एक बार चोरी की थी। पर अब ऐसा नहीं है कि इस चोरी के लिए तुम दोबारा सजा दे दो। हां, अगर मोहन दूसरी बार चोरी करेगा, दूसरी बार चोरी, तब तुम दोबारा सजा दोगे। ऐसा नहीं है कि मोहन को एक ही चोरी के लिए बार 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 सजा देते रहो। अब आपने अगर एक मूवी देखी होगी जिसका नाम आपने सुना होगा अंधा कानून, है ना, अंधा कानून मूवी में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन एक पुलिस वाले होते हैं, उनको एक मर्डर केस में फंसा दिया जाता है।
और जिस व्यक्ति के मर्डर केस में उनको फंसाया जाता है वो उस मूवी में विलेन है जिसका नाम है अमरीश पुरी। और उस व्यक्ति को मतलब मरा हुआ साबित कर देते हैं और जज जो है उनको सजा भी दे देता है। अब जब वो बाहर आते हैं प्यारे बच्चे, अब जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं अरे जिसके लिए उनको सजा दी गई थी वो तो बाहर घूम रहा है। तो कहा जाता है कि उस जज के सामने ही अमिताभ बच्चन उस व्यक्ति का मर्डर करते हैं, अमरीश पुरी का, जिसने उन्हें सजा दी थी। और जज क्या कहता है? जज तुरंत कहता है अरेस्ट कर लो। तो तुरंत अमिताभ बच्चन कहते हैं कि नहीं, आपके देश का संविधान कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा होती है। जिस अपराध के लिए आप मुझे गिरफ्तार करवा रहे हैं उस अपराध की सजा आप मुझे सालों पहले दे चुके हैं, आप दोबारा मुझे सजा नहीं दे सकते। तो आपका देश का कानून एक अपराध के लिए एक बार सजा दे सकता है, बार बार नहीं। आगे, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 कह रहा है कि आप किसी भी मुजरिम को जबरदस्ती नहीं कर सकते अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को कि तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो। यह करना तुम्हारा अधिकार नहीं है, कानून इसकी तुम्हें परमिशन नहीं देता है, कानून इसकी तुम्हें परमिशन नहीं देता है। आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। आपने देखा होगा नारकोटिक्स टेस्ट होते हैं जिसमें इंजेक्शन देकर व्यक्ति को बेहोश किया जाता है और उसके बाद बेहोशी की हालत में उससे सच बुलवाए जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसको कभी भी एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यहां पे आपके कानून में उसको एज अ एविडेंस यूज कर ही नहीं सकते। माना जाता है कि व्यक्ति के साथ फोर्सफुली वो चीजें की गई हैं, वो तो केवल एविडेंसेस ढूंढे जा सके, कुछ प्रूफ ढूंढे जा सके, उसके आधार पे इसलिए किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो भी 100% सक्सेस नहीं होता। कहा जाता है बहुत सारे व्यक्ति उसमें भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैं मूवी में तो ऐसा दिखाते हैं, तो बेटा मूवी को भूल जाओ, मूवी में तो बहुत कुछ दिखाते हैं। ठीक है, अब ये आपका हुआ आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 कि आपको फोर्स नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए। आर्टिकल 21, चलो ध्यान से, आर्टिकल 21 में प्यारे बच्चे सीधा बोला गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी आपका लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक मिनट रुकना बेटा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि भाई तुम्हारे जीवन के लिए जो भी जरूरी है वो सब तुम्हें दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दो मैम, जैसे तुम कहोगे कि मैम मुझे चाहिए स्वच्छ पानी, यानी प्योर वाटर चाहिए मुझे क्योंकि मेरी हेल्थ सही रहे, तो सरकार आपको प्योर वाटर प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। आप कहोगे कि मुझे चाहिए स्वच्छ पर्यावरण, क्लीन एनवायरनमेंट, तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका पर्यावरण क्लीन रहे। ठीक है, लेकिन हम खुद उसको गंदा करते हैं, हम पॉलीथीन जलाते हैं, हम पराली जलाते हैं, खुद पॉल्यूशन को हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर आप कहो तो आप कहोगे कि मैम मुझे तो जो है प्रेम विवाह करना है, लव मैरिज करनी है क्योंकि ये मेरा जीने का अधिकार है, क्योंकि ये मुझे अपनी जिंदगी के लिए चाहिए, तो लव मैरिज भी आप कर सकते हो, ये भी इसी के अंदर आता है। आप कहोगे कि मैम मुझे जो है जीने के लिए क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य, जो हेल्थ है मेरी वो अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, हॉस्पिटल, अस्पताल, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए खोले हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आप कहोगे कि मैम मुझे चाहिए निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी चाहिए मुझे मैम, है ना, तो आपकी जो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है। अपने घर में दिखाना जरा राइट टू प्राइवेसी, है ना, मम्मी कहेंगी ला फोन दिखाओ, आप कहोगे नहीं ये फोन मेरी प्राइवेसी है ना, और उसी टाइम तुम्हारी प्राइवेसी फिर डंडे में बदल जाएगी, फिर तुम्हें कुटाई होगी, फिर तुम्हारी प्राइवेसी घर में नहीं चल सकती।
बाहर तो तुम चला सकते हो इस प्राइवेसी को, लेकिन इसमें नहीं चला सकते। तो राइट टू प्राइवेसी कब तक है? घर के बाहर तो कर सकते हो, दोस्तों को मना कर सकते हो, वो घर में मना नहीं कर सकते, घर में कोई अधिकार चलता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए मैम, यानी मुझे क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो आपको सरकार जो है राशन दे रही है, मिल रहा है ना, मिल रहा है राशन, राशन कार्ड बने हुए कि नहीं बने हुए हैं, तो सरकार तुम्हें वो भी दे रही है। तो मतलब जो जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है वो सब तुम्हें यहां पर सरकार देती है आर्टिकल 21 के तहत। हाँ मैम दिवाली बन जाएगी, हाँ बेटा दिवाली तो बन जाएगी और डंडों के साथ मनेगी, है ना, इसमें कोई, आप कह रहे हो निशुल्क खाद्य सामग्री, उसको क्या बोलेंगे, निशुल्क खाद्य सामग्री, फ्री फूड आइटम्स, निशुल्क खाद्य सामग्री, ये सब आर्टिकल 21 में मैं आपको बता रही हूं। फ्री फूड आइटम्स, तो ये आपको मिल रहा है ना, आपको सरकार बेटा जी जो है हर महीने राशन देती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि भाई मैम हम कह सकते हैं कि निशुल्क चिकित्सा सेवा का अधिकार, तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, है ना। उसके बाद आप कह रहे हो कि मैम मुझे अपने जीवन में अच्छा काम करना है, ग्रोथ करनी है, विकास करना है अपना, तो मुझे शिक्षा का अधिकार भी चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार में घोषित किया गया है, लेकिन किसमें प्यारे बच्चे, आर्टिकल 21 के ए में क्या दिया गया है आपको, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अब यहां पे क्या लिखा है मैम, यहां पे लिखा है आपने 21 का कैपिटल ए, मतलब हम कह सकते हैं कि 21 का कैपिटल ए, इसका मतलब संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, जी हां, संशोधन के द्वारा ऐड ऑन किया गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यह आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब बच्चा कह रहा है विदेश जाने का अधिकार, तो विदेश जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही है। आपने एक आपने केस सुना होगा, देखो यहां पे आप बोल रहे हो विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, राइट टू ठीक है, विदेश जाने का अधिकार। तो यहां पे क्या था ये मामला, मेनका गांधी, मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार, इन दोनों के बीच का मैटर था प्यारे बच्चे, है ना, मेनका गांधी जी का केस था। अब भाई मेनका गांधी जी जा रही थी घूमने के लिए विदेश, अब ये विदेश जा रही हैं, इनको जाने से रोक दिया, इनका जो पासपोर्ट है उसे सील कर दिया, ये बोली भाई विदेश जाना तो मेरा अधिकार है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तो यहां पे अब ये लोग सुन नहीं रहे, तो अब आप बताओ इनकी जो आपकी यहां पर, ध्यान से सुनो, यहां पे मेनका गांधी जी जो हैं, अब इनका अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि 21 तो कहता है कि तुम्हें जीने के लिए जो चाहिए वो सब हम देंगे। अब मेनका गांधी जो है चली गई सुप्रीम कोर्ट, अब कोर्ट ने कहा कि भाई ये इनका अधिकार है, इनको जाने दो विदेश। और आपको मैं बता दूं कि आपकी सरकार का ये दायित्व है कि वो केवल भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी तुम्हारी सुरक्षा करे। तो विदेश जाने की अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें लगता है कि मैं तभी जी पाऊंगा या जी पाऊंगी जब मैं विदेश घूम के आऊंगी, तो तुम्हें जाया जा सकता है। अगर तुमने कोई क्राइम किया है तो तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने कोई क्राइम नहीं किया, तुम घूमने जा रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल जाने का अधिकार है। तुम्हें जीवन में जीने के लिए जो जो चाहिए वो सब तुम्हें आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है, सीधी सी बात है, वो सब तुम्हें आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हथकड़ी पे अभी आएंगे माजिद, हथकड़ी नहीं है इसमें, हथकड़ी आएगी 22 में,
ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें, है ना। आप पता नहीं इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, मेरे को समझ ही नहीं आता कभी कभी। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इसमें लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी यहां पे कहा जा रहा है कि भैया जब तुम्हें कोई भी गिरफ्तार करने, कोई भी क्या मतलब कोई पुलिस ही अधिकारी गिरफ्तार करने आएगा, तो जब पुलिस तुम्हें किसी मामले को लेकर गिरफ्तार करने आती है तो तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो प्यारे बच्चे, एक बच्ची पूछ रही है, बहुत देर से परेशान है, राइट टू प्राइवेसी की एज लिमिट क्या है। बेटा घर में कोई एज लिमिट नहीं है, तुम घर में प्राइवेसी की बात करके देखो, बस तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा लिमिटेशंस क्या है। प्राइवेसी जो तुम्हारी चल सकती है वो तब चल सकती है जब तुम खुद इतने काबिल हो कि हाँ तुम किसी से कह दो कि भाई मुझे प्राइवेसी दे दो, है ना, मुझे अकेले रहना है, तो फिर तुम्हारी चल सकती है। लेकिन अभी नहीं चल सकती, अभी तुम्हारी जो एज है इसमें बिल्कुल नहीं चल सकती। समझ आ रही है। और वैसे भी हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं, अच्छा प्राइवेसी चाहिए इनको, अच्छा तुरंत तुम्हारा अफेयर चल जाएगा, समझ लो। ऐसा भी हो जाता है, तुरंत शक हो जाता है, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, फोन नहीं दिखा रहा, फोन नहीं दिखा रही, बस बन गई तुम्हारी दिवाली। उसके बाद तुम जवाब देते रहना, आज ही पढ़ लो तुम सारा, ठीक है। चलो, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। बेटा जी जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ये बात प्यारे बच्चे यहां पर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पंकज कह रहे हैं विदेश जाने के पैसे कौन देगा, खुद ही कमाने पड़ेंगे तुम्हें। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार हैं इसमें, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये जनरली जब आप कोई क्राइम करते हैं उसके लिए है, जैसे आपने चोरी कर दी, किसी का सर फोड़ दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, तो आपके ये अधिकार तब मिलते हैं। लेकिन अगर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तब आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। अब देखो यहां पर सबसे पहला है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। जब पुलिस आपके घर में आती है, आपको अरेस्ट करती है, तो आप कहोगे कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस केस में। अब बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे कि मैम पुलिस तो बिना पूछे मारना शुरू कर देती है। जी हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन उन लोगों के साथ जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। आप पुलिस के खिलाफ भी केस कर सकते हो अगर पुलिस आपसे बिना मतलब मिसबिहेव करती है, ठीक है। आगे देखिए, अब मान लीजिए आपको कारण बता के वो आपको गिरफ्तार करके ले गए, फिर आपको दूसरा अधिकार मिलता है, अपनी रुचि के विधि व्यवसाय, जिसे आप कहते हैं अधिवक्ता, या आप जिसे कहते हैं एडवोकेट, जिसे आप कहते हैं अधिवक्ता या एडवोकेट से परामर्श कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो अपने वकील को कि भाई मुझे इस केस में फंसाया गया है या इस केस में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, आप मुझे कंसल्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किसी भी तरीके से इस केस से बचाओ। यानी सिंपल भाषा में, जब तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए तो तुम अपने वकील को हायर कर सकते हो, ठीक है। आगे देखना, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। यानी जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई है तो अब आप कहोगे, मान लो मैम सैटरडे संडे तो कोर्ट बंद रहता है, तो बेटा जी 24 घंटे काउंट होंगे कोर्ट खुलने के बाद, और ट्रैवलिंग टाइम जो लगता है उस 24 घंटे में उसको भी उसमें से माइनस किया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के बाद आपको जो नजदीक का मजिस्ट्रेट होगा उसके पास पेश किया जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध ना किए जाने का अधिकार। मैम सिंपल भाषा में यह है कि मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके नहीं रख सकती है। और अगर पुलिस ऐसा करती है, इसका मिसयूज करती है, तो आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ हैबियस कॉर्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकते हो।
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर प्यारे बच्चे, इसमें मैं आपको ये बता दूं, यहां पर ये आपके 21 में अधिकार है। अब इसमें यहां पे एक दिया हुआ है कि आपका देखो एक वर्ड दिया हुआ है 22 में कि भैया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन मतलब जो निवारक निरोध होता है, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि आप पे पुलिस को शक होता है कि आप आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, अगर आप टेररिस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो और इसमें इन्वॉल्व होने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार, तो बेटा जी फिर आपको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण इस केस में नहीं बताया जाएगा। आपको वकील से परामर्श करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, वकील से परामर्श का अधिकार नहीं दिया जाएगा। संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार हो सकते हैं, पर गिरफ्तार यहां पे किया जा सकता है। और बेटा जी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 माह तक गिरफ्तार। और 3 महीने से ज्यादा करना है प्यारे बच्चे, सॉरी, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, राइट लगाएंगे, मतलब डाउट बेस पर भी अरेस्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन, विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट 3 मंथ्स तक अरेस्ट कर सकते हैं, और 3 मंथ से ज्यादा अरेस्ट करने के लिए फिर कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस होते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी तो आपको कारण पहले बताएगी फिर वकील से आपको, नहीं। 22 का पॉइंट 3 एक्सप्लेन कीजिए। अभी तो किया मैंने 22 का पॉइंट 3 एक्सप्लेन, बेटा ध्यान से सुना करो। मैंने ये बोला है 22 के 3 में सीधा बोला है कि भाई पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई, लेने के बाद उसकी ड्यूटी है कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाए। अब 24 घंटे कब से होंगे मैम? तो बेटा जब आपको अरेस्ट किया गया उसमें ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड नहीं होगा। कोर्ट अगर बंद है तो फिर हॉलीडेज का टाइम काउंट नहीं होगा। फिर जब आपका मंडे को कोर्ट खुलेगा तो जिस दिन अरेस्ट किया गया उसमें मंडे के 24 घंटे काउंट किए जाएंगे। तो ये 22 आपको ध्यान रखना है। एक बच्चा हथकड़ी हथकड़ी लिखा, बेटा हथकड़ी के बारे में क्या पूछ रहे हो? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए आर्टिकल 23, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है। आर्टिकल 23 कह रहा है बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात क्या है मैम? बलात् श्रम का प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सीधा कहा गया है कि अगर जबरदस्ती किसी से भी आप कोई भी काम करवाते हो तो वो आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा, वो अनुच्छेद 23 का आपका उल्लंघन होगा और आपको सजा मिल सकती है। जैसे दास प्रथा, स्लेव सिस्टम आपके यहां चलता था जिसमें दास और दासियां रखी जाते थे, जिसमें आप देखेंगे कि आज भी अगर आप घर में नौकर रखते हो तो उसके बदले में उसे पैसे देते हो, खाने पीने को देते हो। लेकिन इनकी हालत तो ऐसी भी नहीं थी। जो आपकी फीमेल दासियां होती थी उनका तो शारीरिक शोषण भी किया जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, पीने को नहीं, एक तरीके से गुलामों की जिंदगी वो जीते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दास प्रथा किस आर्टिकल का वायलेशन है? 23 का। अगर आज आप इसको प्रैक्टिस में लाते हो तो आपको सजा होगी। बेगार अथवा बलात्श्रम, फोर्सफुली कोई भी काम, जैसे आप प्रोस्टिट्यूट किसी से, प्रोस्टिट्यूशन का काम किसी से जबरदस्ती करवाते हो, ठीक है। उसके बाद में मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय करना, मतलब मनुष्य को, जैसे पहले के समय गुलाम बेचे जाते थे बाजारों में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने,
है ना। जैसे मलिक काफूर एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इल्तुतमिश एक गुलाम था। तो ये सब गुलाम कहां से खरीदे जाते थे? मार्केट से। तो कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक अ कमोडिटीज। आप व्यक्ति को वस्तु समझ के नहीं बेच सकते हो। स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हो, तो ये सब आर्टिकल 23 का वायलेशन है। उसके बाद में बंधुआ मजदूरी, जिसमें एक व्यक्ति को एक स्टैंप लगाकर बोल दिया जाता था तुम मेरे बंधुआ मजदूर हो, मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूं। और ये केवल एक पीढ़ी तक नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। इसके ऊपर एक सीरियल भी बना था, उड़ान। ठीक है। अब आप कहोगे कि घर में मैम हमसे जबरदस्ती काम कराते हैं। भैया वो घर वाले हैं, और घर वाले कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। लेकिन कोई तुमसे बाहर फोर्सफुली काम करवाता है तुम्हें धमकी देकर, तो तुम आर्टिकल 23 के तहत उसकी कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। अब बच्चों पे बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था यह आर्टिकल आने के बाद भी, तो बच्चों के लिए स्पेशल आर्टिकल आया, आर्टिकल 24। ठीक है। इसमें लिखना भूल गए हैं टाइपिस्ट भैया, मैं लिख देती हूं कि कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। कहा गया कि चिल्ड्रन, कहा गया कि भैया ध्यान से सुनो, किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, अगेन रिपीट करती हूं, जैसे एजुकेशन में मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन में, जैसे आपने पूछा नहीं, मैं बता, लिखा हुआ है, वैसे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ये जो 6 से 14 वर्ष का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों लाया गया? क्योंकि 14 वर्ष तक बच्चे की बहुत ही कम उम्र होती है, उसको सही गलत कुछ पता नहीं होता है। तो आपकी जो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी वो 14 वर्ष तक दी जाएगी। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि सुनो भैया, आर्टिकल 24 कहता है कि सुनो, 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई भी बच्चा है, ध्यान से सुनना, उसे आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते, फैक्ट्रीज में, आप खानों में काम नहीं करवा सकते। खान क्या होती हैं? जैसे कोल माइंस, ठीक है, पटाखा बनाने के आपके कारखाने, जहां पर बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य का निषेध किया गया। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। इसके अलावा बेटा कहा गया कि अब आप इन बच्चों से होटलों में, यानी होटल्स, यहां पर काम नहीं करवाओगे, दुकानों में काम नहीं करवा सकते, यानी कि जो शॉप हैं यहां नहीं करवा सकते, घरों में भी इनसे काम नहीं करवा सकते, किसी भी जगह नहीं। आप कहोगे क्यों मैम? क्योंकि बेटा जी बहुत सारे घरों, होटलों और दुकानों में बच्चों का शोषण किया गया, उनसे काम करवाया गया, और बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हुए जहां बच्चों को मारपीट करके घरों में, होटलों में रखा गया, और उन्हें ना खाने के लिए दिया गया और ना ही उन्हें पैसे दिए गए। बहुत सारे केस फाइल हुए, उसके बाद इनको भी जोड़ दिया कि कहीं भी नहीं, 14 साल से कम का बच्चा है अगर वो काम कर रहा है आपके यहां पर, तो वो इलीगल है बेटा, आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन कर सकता है। अब आप कहोगे कि मैम हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, लेकिन क्या हम एक्शन लेते हैं? अब क्या करें जब इनके माता पिता इनको काम करवा रहे हैं, इनसे छोटी छोटी उम्र में, जबकि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री खाना भी है, लेकिन फिर भी नहीं दे पा रहे। ठीक है, फिर भी उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे। अब आइए आर्टिकल 25, अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एक्सेट्रा। मैम ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, तो मैं समझाऊंगी ना, इसमें किसकी फ्रीडम है। इसमें बेटा जी एक शब्द आपने सुना है, धर्म सुना है, जिसको आप कहते हो रिलीजन, जिसको आप कहते हो रिलीजन। इसमें कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, किसी भी धर्म को स्वीकार को कहते हैं बेटा जी एक्सेप्ट करना।
आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, ध्यान से सुनना, आपकी मर्जी है कि आप किस धर्म को स्वीकार करना चाहते हो। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आप उसका प्रोपोगेशन कर सकते हो, उस धर्म के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हो, यह भी अधिकार है। आप अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हिंदू हो तो मंदिर जा सकते हो, यज्ञ करवा सकते हो, हवन करवा सकते हो। अगर आप मुस्लिम हो तो मस्जिद जा सकते हो, ईसाई हो तो आप जो है चर्च जा सकते हो। आप अपने धर्म के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे सनी कुमार कह रहे हैं 24 तो बताया नहीं। बेटा ये क्या बताया मैंने तुम्हें भी, ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो, लेकिन 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 आप जबरदस्ती किसी का भी जबरदस्ती को क्या कहेंगे? फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, यह अधिकार आपको नहीं है। जैसे पहले के समय टैक्स लगा दिए, है ना, पहले के समय जबरदस्ती क्रिश्चियंस बना रहे हैं, मुस्लिम्स बना रहे हैं, तो जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, कहां से? बाहर से, अरब कंट्रीज से आए थे, तुर्क कंट्रीज से आए थे, मतलब तुर्की जो आए थे, तो ये लोगों ने क्या किया? जबरदस्ती यहां पर, या फिर आप किसी को पैसे दे दो कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तो वो सब आर्टिकल 25 का वायलेशन है, ठीक है। और प्यारे बच्चे, आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर हम बात कर सकते हैं तो आर्टिकल 25 इसमें एक अधिकार और दिया गया है, जो आपके ये जो सिख होते हैं, सिख, इन लोगों को दिया गया है कृपान रखने का अधिकार, कृपान रखने का अधिकार। ये स्पेशली क्यों बताया मैम आपने? क्योंकि ये बेटा जी एक क्वेश्चन आ चुका है कि कृपान रखने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में। क्यों? क्योंकि कृपान रखना इनकी प्रैक्टिस में आता है, इनके आचरण में आता है। इनके धर्म में 5 ककार बताए गए हैं। पहला आपका कंघा, दूसरा केश, तीसरा कृपान, चौथा कड़ा और 5वां कच्छा। ये 5 इनके प्रैक्टिस हैं, आचरण हैं, इनके धर्म के हिसाब से ये इनको रखना अनिवार्य है। कृपान, जिसको कुछ लोग कई बार तलवार कह देते हैं, चाकू कह देते हैं, तो ये रखना इनका आर्टिकल 25 में ही इनको अधिकार दिया गया है, ठीक है। आपने देखा होगा ज्यादा सिख धर्म के लोग जो हैं इस तरीके से, यहां पे एक वो रहती है उनके पास बेल्ट टाइप की, और उसमें ही वो कृपान लटका हुआ रहता है, जिसे आप आम भाषा में चाकू या तलवार कह देते हो। छोटा सा होता है, इस तरीके की शेप होती है उसकी, इस तरीके से ऐसे रहता है वो, उसको कहते हैं कृपान, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही क्लास खत्म होगी। मैंने वैसे 2 बजे के लिए बोला था, अगर आप इस तरीके से करोगे तो सिलेबस कैसे खत्म होगा बेटा? काम तो मुझे भी है ना, और मैं समझ सकती हूँ फेस्टिवल है, आप बहुत एक्साइटेड हैं, ठीक है। देखिए यहां पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें कहा गया है कि देखो आगे क्या लिखा है, यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। बल्कि किसको दी गई है मैम? रिलीजियस सेक्ट्स को दी गई है। अब ये क्या होते हैं रिलीजियस सेक्ट्स? क्या होते हैं? एग्जाम्पल रामकृष्ण मिशन, एग्जाम्पल आर्य समाज, एग्जाम्पल राष्ट्रीय सेवक संघ, राष्ट्रीय सेवक संघ, आरएसएस जिसको आप बोलते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मतलब ये किसी व्यक्ति की फ्रीडम नहीं है,
ये रिलीजियस सेक्ट्स या रिलीजियस डेनोमिनेशंस की आपकी जो है फ्रीडम है। मैम इसका कोई डेफिनेशन है कि रिलीजियस रिलीजियस सेक्ट्स या रिलीजियस डेनोमिनेशंस किसको कहेंगे, धार्मिक संप्रदाय किसको कहेंगे? तो आप कहोगे कि मैम जो धार्मिक संप्रदाय है उसकी परिभाषा होती है कि सबसे पहले तो जो धार्मिक संप्रदाय होता है इसमें एक धर्म के लोग होने चाहिए, एक धर्म के लोग होने चाहिए, और इन लोगों का सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए। सभी का एक उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य से हैं तो फिर ये से आप रिलीजियस डेनोमिनेशन नहीं कहेंगे, इसे फिर आप रिलीजियस सेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए मैम? लोगों का एक समूह होना चाहिए। अच्छा, एक समूह तो लिखा ही नहीं, चलो एक धर्म के लोग होने चाहिए, सभी क्या, इन सभी लोगों का जो समूह है जिनका एक धर्म है, इनका उद्देश्य भी एक ही होना चाहिए। और प्यारे बच्चे इसका फिर क्या होना चाहिए? इस रिलीजियस डेनोमिनेशन का एक नाम होना चाहिए पर्टिकुलर, जैसे रामकृष्ण मिशन है, जैसे रामकृष्ण मिशन है मैम, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि एक लोगों का समूह, सभी लोगों का धर्म एक, सभी का उद्देश्य एक और उसका पर्टिकुलर एक नाम। और ये सब प्यारे बच्चे यहां पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? इसको कहते हैं हम रिलीजियस सेक्ट्स, यानी ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देता, ये रिलीजियस डेनोमिनेशंस को स्वतंत्रता देता है, धार्मिक संप्रदायों को। और उसके अलावा एक स्वतंत्रता और है इसमें कि जो ये रिलीजियस डेनोमिनेशंस हैं बेटा जी, ये अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज पर क्या कर सकते हैं? धार्मिक संप्रदायों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं। ये भी अधिकार इनको होते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि जैसे बहुत सारे धार्मिक स्थल होते हैं तो उनकी अपनी जगह होती हैं क्योंकि उन्हें अधिकार है। जैसे रामकृष्ण मिशन की बहुत सारी शाखाएं हैं, आर्य समाज की बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रह्म समाज की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो वो कहां खुली हैं? किसी प्रॉपर्टी पर ही तो हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 27, बहुत शानदार सा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आएगा। इसमें लिखा है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, फ्रीडम टू टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन। यह कह रहा है कि आप किसी से धार्मिक आधार पे कर नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें अपने रिलीजियस जो रिलीजन है उसको प्रमोट करना है, हमें अपने धर्म को प्रमोट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? अपने धर्म को प्रमोट करना है, तो आप हमें टैक्स दो। जैसे पहले के समय पर प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आपका एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे पहले के समय लगता था जजिया कर, एक जजिया टैक्स लगता था जो किस आधार पे लगता था? गैर मुसलमानों पर, मतलब जिसके पास मुस्लिम धर्म नहीं है और बाकी कोई और धर्म है तो उसको यह टैक्स देना होगा। तो कहा कि इस तरीके का कोई टैक्स अब नहीं लग सकता। आप जबरदस्ती धार्मिक आधार पे किसी से कर नहीं ले सकते, लेकिन हां आप क्या ले सकते हो? आप फीस ले सकते हो, आप शुल्क ले सकते हो। क्यों मैम? टैक्स और फीस में क्या अंतर होता है? बेटा जी टैक्स कंपलसरी होता है। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी। और जो फीस होती है, जो शुल्क होता है, यह आपको कब देना पड़ता है? जब आप सेवाएं लेते हो। आपको सेवाओं के बदले, सेवाएं मतलब सर्विसेज, सेवाओं के बदले देना पड़ता है। जैसे मैं भी बताती हूं ना, जैसे मान लो कि आप किसी मंदिर में जाते हो, अब मंदिर में एंट्री फीस जो है तो वो आपको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि वो मंदिर के मेंटेनेंस के लिए। आप मंदिर में जाओगे तो देनी पड़ेगी, नहीं दे जाओगे तो नहीं देनी पड़ेगी। आप मंदिर में जो दान करते हो अपनी मर्जी से करते हो, जबरदस्ती कोई नहीं ले सकता आपसे। ठीक है, अब आप यहां पे बोलोगे कि भाई मैम अगर हम बात करें यहां पर तो जैसे आप होटल में जाते हो तो फीस देते हो,
या होटल वाले बाहर से कहने लगते हैं कि नहीं नहीं तुम हमारे होटल के सामने से गुजर गए, पैसे दो। यानी फीस कंपलसरी नहीं होता, लेकिन टैक्स कंपलसरी होता है। तो यहां पे सीधा बोला है कि भैया ये कहकर किसी भी व्यक्ति से कि हमें धर्म को प्रमोट करना है या धार्मिक कार्य करने हैं, आप किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं ले सकते। आप टैक्स नहीं ले सकते, आप फीस ले सकते हो, क्योंकि फीस कंपलसरी नहीं है बट टैक्स कंपलसरी है। नेक्स्ट आर्टिकल 28, बहुत शानदार सा आर्टिकल है, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 का खंड अ, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। मैम क्या इसे सिंपल भाषा में पढ़ सकते हैं? जी हां। मान लीजिए कि ये कोई स्कूल है और ये स्कूल किसने बनाया है? सरकार ने बनाया है। सरकार ने बनाया है मतलब इसमें मैम सरकारी पैसा लगा है। इसमें किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने पैसा नहीं लगाया, इसमें पैसा लगाया सरकार ने। और अगर कोई भी चीज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, अगर उसमें सरकार पैसा लगाती है तो उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, ऊंचे लोग, नीचे लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, सब जा सकते हैं। और जब सब लोग यहां पे जाएंगे, मान लीजिए सारे धर्म के बच्चे आकर यहां पढ़ेंगे और यहां पे आप पर्टिकुलर किसी एक धर्म की शिक्षा दो, तो क्या वो सही है? नहीं, वो गलत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, उसमें पर्टिकुलर किसी एक धर्म को नहीं पढ़ाया जाता, उसमें सभी धर्मों के बारे में बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 28 के 1 में कि आप किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ऐसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जिसमें सरकार ने उसको बनाया है, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे, आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दोगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप पर्सनली किसी धर्म को यहां नहीं पढ़ा सकते, ठीक है? ये आपका आर्टिकल 28, लेकिन किस जगह पर? जो सरकार ने जहां पर इसको स्टैब्लिश किया है, ठीक है? आगे देखिए। अब जैसे आप कहोगे कि मैम जैसे मान लो कि मैम छोटे बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। मैम उनको तो पता ही नहीं चलेगा। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे है ना, अब ये छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं पता है कि भाई हम किस धर्म से हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो छोटा होता है, वो पैदा होते ही थोड़ी उसे पता चलता है कि मैं हिंदू धर्म से हूं, कि मुस्लिम धर्म से हूं, कि सिख धर्म से हूं, कि ईसाई धर्म से। नहीं, उसको कोई मतलब नहीं होता। वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसको पता चलता है, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, अच्छा जाति भी कुछ होती है, धर्म भी कुछ होता है, तब उसको पता चलता है। अब मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, आप कहोगे कि जैसे स्कूल में मैम सरस्वती पूजा होती है ना, बहुत सारे स्कूलों में सरस्वती पूजा होती है, तो क्योंकि बच्चा छोटा है तो बच्चे के पेरेंट्स से टीचर्स कंसल्ट करेंगे कि हमारे स्कूल में कल पूजा है, क्या आपके बच्चे वहां पर आ सकते हैं या नहीं। तो पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी रिलीजियस अफेयर के लिए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अगर स्कूल में आयोजित किया जाता है तो उसमें आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। यह भी एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपका ये क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए था लेकिन आया नहीं, इसलिए मैंने आपको खुद ही बता दिया कि अगर बच्चा इतना छोटा है कि वो नहीं समझ सकता तो फिर उसके पेरेंट्स से यहां पर परमिशन ली जाएगी। अब बहुत ही शानदार आर्टिकल जिसमें आप पढ़ोगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आप आर्टिकल 29 और 30 में हमेशा कंफ्यूज होते हो कि 29 और 30 में डिफरेंस क्या है, और यह ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक उन लोगों को कहा जाता है जो बाकी लोगों की संख्या में कम होते हैं।
जैसे आपके यहां पर भारत देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है मैम? अभी फिलहाल हिंदुओं की है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो आपकी जो बाकी धर्म के लोग हैं वो किस में आ जाते हैं? माइनॉरिटीज में, उनकी अपेक्षा। लेकिन कई जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है और बाकी धर्मों की ज्यादा, तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं। यानी जो संख्या में कम होंगे भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर आपके यहां पर अल्पसंख्यकों को तय किया जाता है। भाषा और धर्म ध्यान रखना, जिसमें कहा गया है कि और ये माइनॉरिटीज कौन से? क्या पूरे विश्व के? नहीं, केवल भारत के, विश्व के नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टिकल 29 और 30 दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 29 के 1 का 1 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, विशेष लिपि, लिपि होता है बेटा जी किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, और प्यारे बच्चे संस्कृति यानी कि कल्चर। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी जो उनकी संस्कृति है उसको बनाए रख सकते हैं। उनका जो अपना कल्चर है, जैसे ट्राइब्स, उनकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपना कल्चर है। जैसे आपके जो हैं मुस्लिम्स लोग जो होते हैं, इनका अपना कल्चर है, अपनी भाषा है, अपनी लिपि है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि जो माइनॉरिटीज कैटेगरी में आते हैं, अल्पसंख्यकों में आते हैं, तो इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज, इनकी स्क्रिप्ट, इनकी कल्चर ये मेंटेन रख सकते हैं। अब ये मेंटेन कैसे हो सकती है? कैसे मेंटेन हो सकती है मैम? मेंटेन तब हो सकती है जब इनके बच्चों तक भी ये चीजें जाएं। और बच्चों तक कैसे जाएंगी? तो बच्चों तक जाएंगी जब ये उनको उनके बारे में बताएंगे। तो आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि ये जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं ये क्या कर सकते हैं? ये खुद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं और साथ साथ इनकी स्थापना के साथ इनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद कर सकते हैं। तो देखो लिखा है कि अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो मदरसा, तो वो इसलिए ही स्टैब्लिश किया जाता है कि वहां पर्टिकुलर उसी धर्म की शिक्षा दी जाएगी। तो ये खुद के बच्चों तक अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बताने के लिए ये अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। संचालन कह लो या प्रशासन कह लो तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। उसमें भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार और इसमें शिक्षण संस्थाओं और उनके प्रशासन का अधिकार। 31 राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, लास्ट आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल है। आज तुम्हें अपने कुछ और चीजों के बारे में पता चलेगा। देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पर मैम मदरसे को राज्य सरकार वित्त बिल्कुल मिलती है ओम, लेकिन उनका उद्देश्य ही वो है, वो उसी उद्देश्य के साथ खोले जा रहे हैं। इसलिए अगर उनका उद्देश्य पहले से पता है, ठीक है। अब देखो यहां पर आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें आपका ये आर्टिकल आपको अधिकार देता है कि अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है, कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को प्यारे बच्चे आपसे छीनता है, तो आप कहां जाओगे मैम? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हम आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं? 32 नंबर की बस पकड़ के सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप 226 नंबर की बस पकड़ के हाई कोर्ट,
यानी कि आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार किसको है? केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को यह अधिकार नहीं है, जिला न्यायालयों को यह अधिकार नहीं होता है। ठीक है, दीपक जाके शुरू की क्लास देखो, पता चलेगा 31 कब हुआ था। पूरी क्लास को पता होगा कि उसमें राइट टू प्रॉपर्टी मैम बता चुकी हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, एकदम फोकस होकर। बेटा जी, जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपके अधिकारों को आपको वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन रिटों को जारी कर सकता है। इनको क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। कब? जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही ये रिट जारी की जाती है। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 5 प्रकार की रिट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कब जारी करता है? तो मैम, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है या हाई कोर्ट की? ज्यादा है या हाई कोर्ट की? तो बेटा जी, इसमें मेरा आंसर होगा हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट केवल तभी जारी करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिट केवल तभी जारी करता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा भी अदर केसेस में रिट इशू कर सकता है। तो एक रिट इशू करने का अधिकार जो आपका ऐसा अधिकार है जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सबने आंसर किया है सुप्रीम कोर्ट, आंसर इज हाई कोर्ट। मैं अगेन रिपीट करती हूं, क्यों? क्योंकि मैम, अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होने पर ही इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर केसेस में भी इशू कर सकता है। अब समझते हैं रिट। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, जो ये कहती है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, आपने किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया है, तो आपको क्या करना होगा? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, ये मैंने अभी आपको बताया। और अगर पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता, जिस पुलिस अधिकारी ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, अगर वो पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता और इसको विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करके रखता है, तो फिर ये रिट किसके खिलाफ जारी होती है? ये रिट जारी होगी पुलिस अधिकारी के खिलाफ। पुलिस अधिकारी के खिलाफ, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया है बेटा जी? इसने जो है वायलेशन कर दिया है, उल्लंघन कर दिया है आपके अधिकार आर्टिकल 20, किसका? आर्टिकल 22 का। और इसका एक एग्जाम्पल है जय भीम मूवी। आप देखोगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। इतना अत्याचार उस व्यक्ति पे, पहले उसे झूठे केस में फंसाया जाता है, फिर उसे पीटा जाता है, उसके परिवार को पीटा जाता है, विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट उसको जेल में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, कोई केस फाइल नहीं किया जाता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक है प्यारे बच्चे, हाँ, और जो अधिकारी एनकाउंटर करते हैं, सात्विक, एनकाउंटर जब किया जाता है तो उन अधिकारी पर भी आपने देखा है केस होता है और उसमें प्रूफ मांगे जाते हैं। जय भीम मूवी प्यारे बच्चे इसका एग्जाम्पल है। हैबियस कॉर्पस रिट इशू करवाता है। उसकी वाइफ जो है बेचारी, मतलब आप देखना, मैं पूरी मूवी नहीं सुना सकती हूं आपको, और रियल बेस्ड स्टोरी मूवी है वो, जय भीम। जय भीम।
ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट है परमादेश, मैंडेमस। इसका सीधा सा मतलब होता है हम आदेश देते हैं। वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं। और ये आदेश किसको दिए जाते हैं? तो ये आदेश जो दिए जाते हैं बेटा जी, ये आपके जितने सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या फिर आपके जो कोर्ट हैं यानी कि न्यायालय, इन सब को एक्सेट्रा, मतलब जो भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं। अब आप भी तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बनोगे ना सरकारी नौकरी के बाद। हाँ मैम, अब आप अपना काम ही ना करो और कहो सरकार मुझे पैसे देती रहे, तो कोई भी आपके खिलाफ जाकर कहां, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है और आपके खिलाफ ये मैंडेमस रिट जारी होगी, जिसमें आपको कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि सुनो भैया, तुम्हें जो काम दिया गया ना, जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, वो काम करने के लिए है, बैठने के लिए नहीं है। तो जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना होगा। यानी जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपके काम को करने के लिए मना करता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उससे रिटर्न में लिखवा लें कि भाई आप लिख के दे दो हमें कि आप नहीं करोगे। कोई मूवी नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, कोई ऑफिसर लिख के देगा ही नहीं रिटर्न में आपको, क्योंकि उसे पता है कि क्या होगा फिर। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहां पर जो आपका ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, वो किसको दिया है? ऐसे ऑफिसर्स या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो अपने काम नहीं कर रहे हैं। तो ये दिया जा सकता है आपके कोर्ट के द्वारा कि भैया तुम्हारा जो काम है वो करो। जैसे आपके घर वाले पे अभी आपसे क्या कहते रहेंगे कि भाई तुम्हारा पढ़ने का काम है, पढ़ाई करो, ठीक है, तो यहां पे कोर्ट कहता है कि तुम्हारा जो काम है उसको करो। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध तो आप अच्छे से जानते हो, सॉरी, जिसको आप कहते हो प्रोहिबिशन, इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रतिषेध को क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। और इसको सिंपल भाषा में कहें तो मना करना, मना करना। और ये रिट किसके खिलाफ जारी होती है? किसके विरुद्ध जारी होती है? तो आप कहोगे कि मैम ये रिट जारी की जाती है सीनियर कोर्ट्स के द्वारा, सीनियर कोर्ट्स के द्वारा जूनियर कोर्ट्स को, जूनियर कोर्ट्स को, यानी वरिष्ठ न्यायालयों, इनको कहते हैं वरिष्ठ न्यायालय द्वारा। सबऑर्डिनेट कोर्ट लिख लो यहां पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जूनियर कोर्ट्स की जगह सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, यानी अधीनस्थ न्यायालयों को। जैसे मैं आपको एक तरीके से समझाती हूं, आपको पता है आपके यहां पर सबसे ऊपर होता है, हायरार्की सिस्टम बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी कर सकता है। लेकिन कब मैम, आखिर ऐसा क्या होगा? ऐसा तब किया जाएगा जैसे मान लो ये आपका एक कोर्ट है और उससे कोर्ट से कहा गया कि भैया तुम्हें इस क्षेत्र के अंदर रहकर काम करना है, तुम्हारा काम है इस जुरिस्डिक्शन के, मतलब वो कहता है कि भैया आपका जो क्षेत्राधिकार है, आपका जो जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार, तो यहां पे सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहा जाता है कि जो तुम्हारा आपका काम है केवल आप वही करो। आपका काम है इस क्षेत्राधिकार के अंदर काम करना। अब मान लो वो इस क्षेत्राधिकार के बाहर जाके काम करे तो तुरंत ये रिट जारी हो जाएगी कि ये तो तुम्हारा काम था ही नहीं, तुमने कैसे कर दिया। और ध्यान रखना कि बिल्कुल सही है, रेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं मोनू कि नहीं कर सकते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, हाई कोर्ट में जाओगे तो हाई कोर्ट जारी करेगा। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कहा जाता है, मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट को अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करें, वो अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। सबऑर्डिनेट कोर्ट जाके मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उस पर जजमेंट देने लगे तो बोलेंगे ना ये कोर्ट कि भाई तुमने कैसे दे दिया, ये तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं था, तो मना कर देंगे
इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल ले लो, अब तुम्हारा काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना, तो हमें अपना अपना काम करना है ना, या फिर तुम पढ़ाओगे मैं पढ़ूंगी? नहीं मैम, आप पढ़ाओगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक रिट है जिसका नाम आप यहां देखेंगे उत्प्रेषण, सर्टियोररी, और सेम ये रिट होती है, थोड़े से डिफरेंस के साथ में देखिएगा। उत्प्रेषण, सर्टियोररी, उत्प्रेषण। इस रिट में क्या किया जाता है बेटा, इस रिट को भी आपका सेम सीनियर कोर्ट जारी करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को, प्लीज इसको नोट करना, सेम लाइन नोट करना यहां पे। किसके विरुद्ध जारी होती है? सीनियर कोर्ट जारी करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को, लेकिन कब? जब कोई मामला को कहते हैं मैटर, जब कोई मामला जिस पर सुनवाई का अधिकार, सुनवाई को कहते हैं हियरिंग, जिस पर सुनवाई का अधिकार सुप्रीम या हाई कोर्ट का था, सुप्रीम या हाई कोर्ट का था, लेकिन गलती से सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास चला गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास चला गया, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस रिट को जारी करके उस मामले को अपने पास मंगवा लेते हैं, या तो सबऑर्डिनेट खुद ही दे दे, और अगर वो खुद नहीं देता है तो फिर ये मंगवा लेते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं रोहित, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। जिला न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं रोहित, प्रभाकर। ठीक है, उसके बाद एक रिट होती है बेटा जी, मतलब सर्टियोररी का मतलब क्या होता है? मंगवा लेना। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट खुद इस मैटर को ट्रांसफर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे तो फिर ये रिट जारी होगी। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट होती है आपकी अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, और इसका केवल बेटा जी एक ही अर्थ होता है, आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है। What is your authority? ये किससे पूछा जाता है? लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद को, सार्वजनिक पद मतलब पब्लिक ऑफिसर, अवैधानिक तरीके यानी इलीगल, अवैधानिक तरीके से ग्रहण करता है, ग्रहण यानी कि एक्वायर, तब यह रिट जारी होती है,
जैसे आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग पैसे देकर नौकरी ले लेते हैं, जिसे आप करप्शन कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार जिसे आप कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अथॉरिटी होती है रेनू, किसी भी सरकारी पद को हम कहते हैं, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी पद को ग्रहण करता है तो क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी है, उसने लीगल तरीके से उस जॉब को लिया है, उसको कहते हैं अथॉरिटी। एससी क्या है, सुप्रीम कोर्ट। एचसी क्या है, हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जैसे करप्शन के थ्रू आपने जॉब तो ले ली, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि उसका करप्शन भी खुल जाते हैं, और जिसमें प्यारे बच्चे क्या होगा, जिसमें जब करप्शन खुलते हैं सारी की सारी वैकेंसी जो है, पूरी की पूरी वैकेंसी कैंसिल हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने जॉब तो ले ली, लेकिन आप उस जॉब के काबिल ही नहीं थे, आप उस जॉब के काबिल ही नहीं थे, और आपके आप काबिल नहीं थे, जॉब तो मिल गई पैसे देके, अब आप काम ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप उस अथॉरिटी पर, उस पोस्ट पर बैठने लायक ही नहीं है, और इसीलिए आपकी यहां पे जो है चीजें खुल गई। और खुली तो कोर्ट ने पूछा व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्या प्राधिकार है कि तुम इस पद पर बैठे हो, क्यों बैठे हो इस पद पर। तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, इसी को कहते हैं क्यो वारंटो। ये आपकी रिट थी, बहुत साधारण शब्दों में मैंने आपको समझाई हैं, और अब आपको मैं एक पीडीएफ एडवांस में दे रही हूं, क्योंकि नोट्स आप चिल्लाते हो, ये पूरी पीडीएफ आप जो है पढ़ लेना या नोट्स बना लेना, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इतना हम रखते हैं, और बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से, और हमारे पूरे आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से। आपकी ये दिवाली बहुत खूबसूरत हो, और अगली दिवाली आपकी सिलेक्शन वाली दिवाली भी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा खुश रहें।